कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग जो है वो मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग के अंडर में कवर होता है। अब मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग में हमने क्या क्या पढ़ा था? जॉब बैच कॉस्टिंग पढ़ा था, प्रोसेस कॉस्टिंग पढ़ा था, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग पढ़ा था, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग पढ़ा था। जब भी हम किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाते हैं जो कि कस्टमाइज होता है, मतलब कि जो कस्टमर के रिक्वेस्ट पे बनता है, सपोज करिए कि आप एक अलग टाइप का चेयर बनवा रहे हो, उस चेयर में आपने बहुत सारे फंक्शंस ऐड करवाए हैं, अपने हिसाब से उसको बनवा रहे हो, तो जब हम उस चेयर की कॉस्टिंग करेंगे तो वो कैसी कॉस्टिंग है? जॉब कॉस्टिंग। क्यों? क्योंकि वो एक कस्टमाइजेबल प्रोडक्ट है, कस्टमर के रिक्वेस्ट पे कस्टमाइज होकर बन रहा है। क्लियर है? जब हम एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बनाते हैं जो जनरली एक प्रॉपर सीक्वेंस को फॉलो करता है, जैसे पेपर, जब पेपर बनता है तो कैसे बनता है? पेपर वुड से बनता है, पहले वुड की कटिंग होती है, फिर वुड से पल्प निकलता है, फिर पल्प से पेपर बनता है, तो वो एक स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसेस को फॉलो करते हुए बन रहा है, तो वहां पे हम लगाते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग। जब हम किसी सर्विस इंडस्ट्री की कॉस्टिंग करते हैं, जैसे कि हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, ट्रांसपोर्ट कंपनीज, तो यहां पर हम यूज करते हैं सर्विस सेक्टर कॉस्टिंग। और जब हम किसी एक ऐसे प्रोडक्ट को बनाते हैं जो कि बहुत लंबा टाइम लगाने वाला है बनने में, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट, जब हम बिल्डिंग्स बनाते हैं, जनरली बिल्डिंग्स एक साल में तो नहीं बन जाते हैं, लॉन्ग टाइम लगता है इनको बनाने में, तो यहां पर हम यूज करते हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग को। जब भी कोई इमूवेबल प्रोडक्ट बनेगा जिसको बनाने में हमें लंबा ड्यूरेशन लगेगा, तो वहां पर हम यूज करेंगे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग को। अब टेक्निक्स क्या क्या है कॉस्टिंग की? टेक्निक्स हमने पढ़ा, मार्जिनल है, एब्जॉर्प्शन है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है। तो ये टेक्निक्स तो आप कोई सी भी कॉस्टिंग करो, चाहे आप जॉब कॉस्टिंग करो, चाहे आप प्रोसेस कॉस्टिंग करो, हर केस में सेम है, लेकिन मेथड्स अलग अलग होंगे प्रोडक्ट के हिसाब से। क्लियर है? तो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग की जो एप्लीकेबिलिटी है, ये एप्लीकेबिलिटी कहां पर आती है? इमूवेबल प्रोडक्ट्स के ऊपर। जब हम इमूवेबल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जैसे कि हमारे बिल्डिंग्स हैं, डैम्स हैं, फ्लाईओवर्स हैं, इन सबको जब हम बनाते हैं तो हम कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का यूज करते हैं। क्या फीचर्स हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी के? सबसे पहला, प्रोडक्शन या तो कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा या इरेक्ट करना पड़ेगा। इरेक्ट मतलब कहीं से बना के लाएंगे पूरा और डायरेक्टली लाके साइट पे लगा देंगे। क्लियर है? अब वर्क में बहुत सारी वेराइटीज होती हैं। वर्क हैज अ लॉट ऑफ वेराइटीज, सिर्फ एक काम नहीं है। जैसे कि एग्जांपल में अगर मैं बात करूं, जैसे एक फ्लाईओवर जब बनता है, तो फ्लाईओवर में क्या हम सिर्फ रोड बनाते हैं? नहीं, रोड बनाते हैं, पिलर्स लगाते हैं, फिर उसमें ब्रिज के लिए डिजाइन लगाते हैं कुछ लोहे का। तो ये सारे वेराइटीज हैं जो कि कवर होते हैं वर्क में। तो एक कॉन्ट्रैक्ट में बहुत सारे स्कोप ऑफ वेराइटीज होते हैं और उन स्कोप ऑफ वेराइटीज को मिलाकर पूरा एक कॉन्ट्रैक्ट बनकर तैयार होता है। और वर्क इज यूजुअली कंप्लीटेड इन मोर देन अ ईयर्स टाइम। मैंने बताया पहले कि लॉन्ग ड्यूरेशन का प्रोजेक्ट रहता है, जनरली एक साल से ज्यादा समय लग ही जाता है कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने में। वर्क इज एग्जीक्यूटेड एट द साइट ऑफ द कस्टमर। जनरली वर्क कहां पे होता है? कस्टमर के साइट पे, जो भी कस्टमर का साइट है। जैसे सपोज करते हैं कि मैं एक कंस्ट्रक्शन कंपनी हूं, एक पर्सन है, उसने मेरे को बोला है आपको मेरे प्रॉपर्टी पे आके, मेरे लैंड पे आके आपको बिल्डिंग बनाना है, तो मैं बिल्डिंग कहां बनाऊंगा? उसके लैंड पे जाके बनाऊंगा। या मैं कॉन्ट्रैक्टर हूं, गवर्नमेंट से मेरे को एक टेंडर मिला है कि मेरे को एक ब्रिज बनवाना है, तो गवर्नमेंट मेरे को जहां पर बोलेगी मैं वहां पर जाके ब्रिज बनाऊंगा। तो काम कहां पर होता है? कस्टमर के साइट पे होता है। और जो मैन्युफैक्चरर है, मींस जो बना रहा है, मैंने कॉन्ट्रैक्ट लिया तो मैं बनाऊंगा। मैं कौन हूं? मैं हूं कॉन्ट्रैक्टर। और मेरी जो क्लाइंट है, मींस जिसने मेरे को काम दिया, वो कौन है? वो कॉन्ट्रैक्टी है। तो मैन्युफैक्चरर कॉन्ट्रैक्टर होता है और जो कस्टमर है, जो क्लाइंट है, वो कॉन्ट्रैक्टी है। क्लियर एकदम? अब इसके बाद है सब कॉन्ट्रैक्टर। सब कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है? सपोज करिए कि मेरे को एक बिल्डिंग नहीं, मेरे को एक फ्लाईओवर बनाने का काम मिला। मेरे को एक फ्लाईओवर बनाने का काम मिला, तो मैं एक फ्लाईओवर बना रहा हूं। ये फ्लाईओवर मैंने बनाया। अब इस फ्लाईओवर में ना मेरे को ये डिजाइन लगाना है, मेरे को फ्लाईओवर में ये डिजाइन लगाना है। अब ये डिजाइन मैं लगाने जाऊंगा ना तो मेरा बहुत टाइम वेस्ट होगा, मेरे रिसोर्सेज भी इसमें लग जाएंगे, और मैं जो मेन काम है मेरा, जो फ्लाईओवर बनाना है, वो नहीं बना पाऊंगा, मींस वो डिले हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, एक पर्टिकुलर पर्सन को पकड़ा, वो भी कॉन्ट्रैक्टर है, उसको बोला कि देखो मेरा ये प्रोजेक्ट चल रहा है, तुम यहां पर आकर ये फ्लाईओवर बना दो, तो इसका जो कॉस्ट होगा मैं तुमको दे दूंगा, क्योंकि मेरे को तो कॉस्ट जो भी लगने वाला है वो तो गवर्नमेंट से मिलेगा ही। तो मैं फ्लाईओवर का जो भी कॉस्ट होगा उसमें जो गवर्नमेंट, ये जो हमारा डिजाइनर होगा या जो भी अलग सब कॉन्ट्रैक्टर है, वो जो भी प्राइस कोट करके देगा वो उसको पे कर देंगे, और वो आकर क्या करेगा, ये डिजाइन यहां पर बनाकर चला जाएगा।
तो मैंने अपना ही काम का जो कुछ पार्ट है वो किसी और को दे दिया, तो इसे हम कहते हैं सब कॉन्ट्रैक्टिंग। और जिस पर्सन को हम देते हैं उसे हम कहते हैं सब कॉन्ट्रैक्टर। क्लियर है? अपने ही काम का कुछ पार्ट मैंने किसी और से करवा लिया, जिस पर्सन से करवाया उसको हम कहते हैं सब कॉन्ट्रैक्टर। द मैन्युफैक्चरर ऑफ पार्ट ऑफ वर्क अपॉइंटेड बाय द मेन कॉन्ट्रैक्टर। मेन कॉन्ट्रैक्टर ही अपॉइंट करता है, मैं ही अपॉइंट करूंगा, और मेरा जो मेन काम है उसमें से ही कुछ पार्ट मैं क्या करूंगा, इस पर्टिकुलर सब कॉन्ट्रैक्टर को दे दूंगा। जब मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया था तो ये बताया था कि कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, वैराइटीज ऑफ वर्क होते हैं, और वैराइटीज ऑफ वर्क को मिलाकर एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो उन्हीं वैराइटीज में एक वैरायटी ऑफ काम मैंने किसी और को दे दिया, तो उसे हम कहते हैं सब कॉन्ट्रैक्टिंग, और जिस पर्सन को देते हैं उसे कहते हैं सब कॉन्ट्रैक्टर। टू रिड्यूस द वर्किंग कैपिटल बर्डन ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर, अ सिस्टम ऑफ पेमेंट ऑन कंप्लीशन बेसिस इज फॉलोड। क्या मतलब हुआ भैया इसका? अब जैसे ये जो बड़े बड़े कंस्ट्रक्शंस होते हैं इनमें तो बहुत पैसे लगते हैं, अगर मैं पूरा काम करूंगा उसके बाद पैसे लूंगा कस्टमर से तो मेरा तो बहुत पैसा ब्लॉक्ड हो जाएगा ना। जनरली ये जो जैसे ये फ्लाईओवर बनाना है, तो फ्लाईओवर बनाना कोई 10-20 लाख रुपए का काम तो है नहीं, करोड़ों रुपए लगेंगे। अब मैं पूरा काम खत्म होने के बाद कस्टमर से पैसे लूंगा तो मेरा वर्किंग कैपिटल तो बहुत दिनों तक ब्लॉक्ड रहेगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, परसेंटेज पेमेंट ऑन कंप्लीशन बेसिस का मेथड फॉलो करते हैं कि जितना काम हुआ उतना पैसा ले लो। क्या मतलब है? सपोज करिए कि एक कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट जो है वो है 10 करोड़ का, कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट जो है वो 10 करोड़ का है। अब इस 10 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट में मैंने 20% काम कर दिया, 20% जो वर्क है मेरा वो सर्टिफाई हो गया। 20% काम कस्टमर को मैंने बुलाया, बोला कि देखो मैंने 20% काम कर दिया है। कस्टमर आएगा, चेक करेगा, बोलेगा हाँ 20% काम हो गया है, मतलब उसे हम कहेंगे वर्क सर्टिफाइड, जो कस्टमर ने सर्टिफाई कर दिया कि हाँ हो गया ये काम। अब वो 20% का मेरे को पैसा दे देगा, जितना काम मैंने किया उतना पैसा मैं ले लूंगा। तो 10 करोड़ का 20%, 2 करोड़ रुपीज मैंने ले लिया। इससे क्या होगा कि मेरा वर्किंग कैपिटल ब्लॉक नहीं होगा। अब मेरे को 2 करोड़ मिला, मैं उसको यूज कर लूंगा, तो मेरा पैसा ब्लॉक नहीं होगा। क्लियर है? टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्या क्या टाइप्स होते हैं कॉन्ट्रैक्ट के? सबसे पहला तो एक फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट। फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट में हम पहले ही कोट कर देते हैं कि देखो ये पूरा काम है, इसका हम इतना पैसा लेंगे, इसका हम इतना पैसा लेंगे। जैसे एक कस्टमर ने मेरे को बुलाया, बोला कि ये मेरी लैंड है, इस पे आपको एक बंगलो बनाना है। बंगलो का उसने मेरे को सारा डिजाइन स्पेसिफिकेशन सब कुछ बता दिया, मैंने कॉस्टिंग की और मैंने उसको कोट कर दिया कि मैं 10 करोड़ रुपए में बंगलो बना दूंगा, 10 करोड़ रुपए में बंगलो बना दूंगा। तो यहाँ पे मैंने एक प्राइस कोट कर दिया, फिक्स प्राइस, कि 10 करोड़ रुपए में बंगलो बनकर रेडी हो जाएगा, मैं 10 करोड़ में तुम्हें ये बंगलो बनाकर दे दूंगा। तो ये जो 10 करोड़ है ये एक फिक्स प्राइस है, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम कहते हैं फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट। द प्राइस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज फिक्स्ड एट द टाइम ऑफ साइनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जब कॉन्ट्रैक्ट साइन होगी तभी प्राइस फिक्स हो गया है, उसमें कोई फ्लक्चुएशन अलाउड नहीं होगा। विद अ क्लॉज दैट इफ द प्राइस ऑफ इनपुट राइजेस इन द फ्यूचर द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में इंक्रीज, दिस इज कॉल्ड एज एस्केलेशन क्लॉज। ये एक नई बात है, एस्केलेशन क्लॉज। क्या होता है एस्केलेशन क्लॉज? देखिए मैंने अभी जो कॉस्टिंग की, अभी मैंने कस्टमर को कोट कर दिया कि मैं 10 करोड़ रुपए में तुम्हें बंगलो बनाकर दे दूंगा। अब बंगलो बनाने में तो ऐसा नहीं है कि मेरे को आज मैंने शुरू किया तो 6 महीने में कंप्लीट हो जाएगा, समय लगेगा, हो सकता है 3 साल लग जाए। अब मैंने जो कॉस्टिंग की है, मैंने तो 10 करोड़ रुपए का जो प्राइस उसे कोट किया है वो तो आज के हिसाब से कोट किया है। 3 साल के बाद हो सकता है कि प्राइसेस चेंज हो जाए, 3 साल के बाद हो सकता है कि प्राइसेस चेंज हो जाए। तो अगर प्राइस बढ़ जाती है तो मेरे को तो नुकसान होगा। मैंने तो बोल दिया कि मैं 10 करोड़ में बनाकर दे दूंगा, मैंने बोल दिया है कि मैं 10 करोड़ में तुम्हें काम करके दे दूंगा। अब अगर प्राइस क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, कॉस्टिंग गुड्स जो भी मैं लेके आऊंगा, मटेरियल लेके आऊंगा, उनकी प्राइस अगर बढ़ जाती है तो मेरे को तो फिर लॉस हो जाएगा, क्योंकि मेरा कॉस्ट ऊपर जाएगा। प्राइस फिक्स है, मेरे को 10 करोड़ ही मिलना है। अब अगर मेरा कॉस्ट ऊपर जाएगा तो मेरे को तो नुकसान होने लगेगा। इसके लिए हम एक क्लॉज इंसर्ट करते हैं कि अगर फ्यूचर में प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो हम जितने प्राइस बढ़ेंगे उतना आपका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस भी बढ़ा देंगे। सपोज करते हैं कि मटेरियल के वजह से 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा लग गया, 1 लाख रुपए कॉस्ट बढ़ गया, तो फिर हम भी क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को 1 लाख रुपए से इंक्रीज कर देंगे। जितना मटेरियल के कॉस्ट में इंक्रीज आएगा उतना ही कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हम इंक्रीज कर देंगे। इस क्लॉज को हम कहते हैं एस्केलेशन क्लॉज। और ये अभी तक आपके एग्जाम में एस्केलेशन क्लॉज के ऊपर एक भी क्वेश्चन आया नहीं है, तो मेरे को पूरा यकीन है कि आने वाले टर्म्स में इस पे क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि अभी तक एक भी क्वेश्चन इस पे नहीं आया है। फिर दूसरा टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है हमारा कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। नाम से ही समझ में आ रहा है, कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। इसमें क्या होता है कि हम कॉन्ट्रैक्टर जो है
पहले ही कॉन्ट्रैक्टी को बता देता है कि तुम्हारे काम करने में जो भी कॉस्ट लगेगा उस पे प्लस मैं एक सर्टेन मार्जिन जो कि मेरा प्रॉफिट होगा वो लूंगा और तुम्हारा काम कंप्लीट कर दूंगा। जो भी कॉस्ट लगेगा उस पे एक सर्टेन प्रॉफिट ऐड करके तुम्हारा काम कंप्लीट करके तुम्हें दे दूंगा। जैसे कि सपोज करिए कॉस्ट लगा 5 करोड़, तो ये कॉस्ट तो काम करते करते मेरे को पता चल जाएगा क्या लग रहा है, प्लस एक सर्टेन मार्जिन ऐड करूंगा सपोज 10%, तो ये फिर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बन जाएगा 5 करोड़ मींस जो भी कॉस्ट होगा प्लस 10%। क्लियर है? हियर द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज एक्चुअल कॉस्ट प्लस अ मार्जिन ऑन द कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। क्या है? जो भी एक्चुअल कॉस्ट लगेगा प्लस एक मार्जिन ऐड करेंगे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में और वो कस्टमर से ले लेंगे। एट द टाइम ऑफ साइनिंग ओनली द मार्जिन रेट इज डिसाइडेड। सिर्फ मार्जिन रेट ही तो डिसाइड करेंगे कि क्या होगा, 10%, 15%, 20%, क्योंकि कॉस्ट एक्यूरेटली मेरे को नहीं पता है। कॉस्ट तो मेरे को एक्यूरेटली नहीं पता है, वो तो जब काम करेंगे तो अपने आप समझ में आएगा कि क्या कॉस्ट लग रहा है। तो कॉस्ट डिसाइड नहीं करते हैं, हाँ एक अंदाजा दे देते हैं कस्टमर को कि इतना कॉस्ट लगना चाहिए, लेकिन एक एक्चुअल फिगर नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि पता ही नहीं है। दिस एंश्योर्स बेटर क्वालिटी ऑफ वर्क डन बाय द कॉन्ट्रैक्टर एज देयर इज नो रिस्क ऑफ लूजिंग द प्रॉफिट ड्यू टू राइज इन कॉस्ट। अब फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा, मैंने कोट कर दिया कि मैं 10 करोड़ रुपए लूंगा। अब अगर मेरा कॉस्ट ही मान लीजिए कि 9.5 करोड़ लग गया, अगर मैं अच्छा काम करने जाऊं तो मेरा कॉस्ट ही 9.5 करोड़ लग जाएगा, तो मैं सिर्फ 50 लाख रुपए कमाऊंगा। मैंने जब काम लिया था तो मैं सोचा था कि मैं 1 करोड़ रुपए कम से कम इसमें प्रॉफिट रखूंगा, ये मैंने सोचा। काम करने लगा, जब करने लगा तो मैं देख रहा हूं कि अगर इसी क्वालिटी में मैं काम करूंगा ना तो 9.5 करोड़ रुपए तो लग जाएंगे, 9.5 करोड़ रुपए तो लग जाएंगे। तो मेरा प्रॉफिट क्या आने वाला है? सिर्फ 50 लाख। अब मैं सोच रहा हूं कि क्या करूं, क्वालिटी को थोड़ी कॉम्प्रोमाइज करता हूं, कॉस्ट नीचे आएगा तो मेरा जो 1 करोड़ रुपए का प्रॉफिट है वो इंटैक्ट रहेगा। 9 करोड़ में काम करूंगा, 10 करोड़ दूंगा, 1 करोड़ प्रॉफिट। तो ये सब सिचुएशंस आते हैं फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट में। लेकिन कॉस्ट प्लस में तो ये सब झमेला ही नहीं है। जो भी कॉस्ट लगेगा, आप अच्छी क्वालिटी का काम करिए, जो भी कॉस्ट लगेगा वो तो कस्टमर देगा ही, साथ ही साथ आपको एक प्रॉफिट मार्जिन भी देगा। तो यहाँ पे आपको कॉस्ट को लेकर कोई टेंशन लेना ही नहीं है। वो टेंशन कहां पर है? फिक्स प्राइस में है। तो कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है? बेटर क्वालिटी ऑफ वर्क होता है। क्यों? क्योंकि कॉस्ट की कोई चिंता ही नहीं है। कॉस्ट बढ़ेगा तो भी क्या है, कस्टमर से तो मिलना ही है। लेकिन फिक्स प्राइस में फिक्स हो गया है, कितना ही मिलेगा, अब इसी में काम करना है। तो फिर हम कॉस्ट कम करने के लिए क्या करते हैं? क्वालिटी कम कर देते हैं। वहां पर क्या ऑब्जेक्टिव्स है इस चैप्टर के? देखिए, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव, प्रॉफिट कंप्लीशन व्हेन वर्क इज कंप्लीट विद इन अ ईयर। 1 साल में काम कंप्लीट हो गया। 1 साल में अगर काम कंप्लीट हो जाएगा ना तो क्वेश्चन इतना इजी बनेगा कि आप एग्जाम में आएगा भी नहीं। क्या करना है? 1 साल में कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया, जितने एक्सपेंसेस है सबको डेबिट कर दीजिए, कॉन्ट्रैक्टर से जो पैसा मिलेगा क्रेडिट कर दीजिए, जो डिफरेंस है वो प्रॉफिट। बस इतना सिंपल है। सारे खर्चों को डेबिट, कॉन्ट्रैक्टर से जो पैसा मिलेगा वो क्रेडिट, जो बैलेंसिंग फिगर है वो प्रॉफिट। तो क्या इतना आसान क्वेश्चन आएगा? नहीं भैया, इतना आसान क्वेश्चन तो नहीं आएगा। तो क्वेश्चन किस पे आएगा कि जब कॉन्ट्रैक्ट 1 साल में कंप्लीट नहीं हो, 1 साल से ज्यादा समय लगा दे। प्रॉफिट कंप्लीशन व्हेन वर्क इज इनकम्प्लीट विद इन अ ईयर। 1 साल में कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, 2 साल 3 साल पता नहीं कितना साल लग रहा है, बट 1 साल में तो कंप्लीट नहीं हो रहा है। प्रॉफिट ऑन अ कॉन्ट्रैक्टिव वर्क इज कंप्लीटेड विद इन दी अकाउंटिंग पीरियड। 1 ही साल में कंप्लीट हो गया काम। तो देखिए कुछ नहीं है, सारे एक्सपेंसेस को हमने डेबिट किया, कॉन्ट्रैक्टी से जो पैसा मिलेगा क्रेडिट किया, जो डिफरेंस है वो पीएल, बस। और सारा पीएल क्या होगा? हमारे पीएल अकाउंट में, मीन जो भी प्रॉफिट का अमाउंट है वो पूरा पूरा पीएल अकाउंट में चला जाएगा। क्लियर? अब अगर वर्क कंप्लीट नहीं होता है 1 साल में, तब क्या करेंगे? व्हेन वर्क इज कंप्लीटेड विद इन अ ईयर, मैंने तो बता दिया 1 साल में तो कंप्लीट हुआ, तो सारा प्रॉफिट क्या करेंगे? हम पीएल अकाउंट में ले जाएंगे। अब अगर कॉन्ट्रैक्ट इनकम्प्लीट है 1 साल में कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं हो पाता है, तब क्या करना है? देखिए, सारे एक्सपेंसेस को डेबिट करेंगे, जितने भी एक्सपेंस लगे अभी तक, जितने भी एक्सपेंस लगे अभी तक उन सबको डेबिट करिए। अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ है, 1 साल खत्म हो गया, ईयर 1 की हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, ईयर 1 एंड हुआ, जितने भी एक्सपेंसेस लगे सबको डेबिट किया। इधर लिखेंगे वर्क इन प्रोग्रेस कि कितना काम हुआ, वर्क इन प्रोग्रेस में लिखेंगे कितना काम हुआ। वर्क सर्टिफाइड आएगा इसमें। ये वर्क सर्टिफाइड हमेशा सेल्स अमाउंट पे होता है, वर्क सर्टिफाइड हमेशा सेल्स अमाउंट पे होता है। क्वेश्चन में आपको गिवन होगा वर्क सर्टिफाइड कितना है, वो गिवन है। कितना वर्क अनसर्टिफाइड है? वर्क अनसर्टिफाइड का मतलब बहुत बार ऐसा होता है ना कि हमने काम, सपोज करिए कि मैंने काम कर दिया 60%,
मैंने काम कर दिया है 60%। लेकिन जो आर्किटेक्ट है, ये जो सर्टिफिकेशन का काम होता है ना, ये एक आर्किटेक्ट करता है। हमारा जो क्लाइंट है, कस्टमर है, मीन्स बड़े बड़े जो कस्टमर्स होते हैं, नॉर्मली अगर मैंने एक बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया है किसी एक पर्टिकुलर आदमी का, तो वो आर्किटेक्ट को बुला के जनरली सर्टिफाई नहीं करवाता है। लेकिन गवर्नमेंट्स या बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं, वो एक आर्किटेक्ट को बुलाएंगे, प्रॉपरली बोलेंगे कि चेक करो कितना काम कंप्लीट हुआ है। तो आर्किटेक्ट आया, उसने बोला कि आपने काम सिर्फ 50% ही किया है, मैंने 60% कर दिया है, लेकिन आर्किटेक्ट का कहना है कि उसके हिसाब से 50% काम हुआ है। तो वर्क सर्टिफाइड कितना है? सिर्फ 50%। काम हुआ कितना है? 60%, लेकिन सर्टिफाई अभी हुआ है सिर्फ 50%। तो जो सर्टिफाई नहीं हो पाया उसे हम कहते हैं वर्क अनसर्टिफाइड। कितना वर्क सर्टिफाई नहीं हो पाया? 10% वर्क सर्टिफाई नहीं हो पाया। 60% मैंने काम किया, 50% सर्टिफाई हो गया, तो 10% अभी भी क्या है? अनसर्टिफाइड है। जो अनसर्टिफाइड रहता है उसको हम हमेशा कॉस्ट पे वैल्यू करते हैं। जो अनसर्टिफाइड वर्क है उसको हमेशा कॉस्ट पे वैल्यू करना है। वर्क अनसर्टिफाइड कॉस्ट पे वैल्यू होगा। क्लियर? अब वर्क इन प्रोग्रेस इधर लिखा, एक्सपेंस इधर लिखा, तो जो डिफरेंस है वो हमेशा डिफरेंस किसका है? प्रॉफिट का। वो डिफरेंस प्रॉफिट का है। क्यों? क्योंकि इसको हमने सेल्स अमाउंट पे लिया है। अब नोशनल प्रॉफिट इधर जाएगा। नोशनल प्रॉफिट में भी अब हम हिस्सा करेंगे। हम पूरा पीएल अपने हिसाब से नहीं बना सकते हैं। जितना प्रॉफिट आया उन सबको हम पहले कहां डालेंगे? नोशनल प्रॉफिट में। पूरा पीएल अकाउंट में नहीं लेकर जाएंगे। क्यों पूरा पीएल अकाउंट में नहीं लेकर जाएंगे? क्योंकि हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट में आगे चलकर कुछ गड़बड़ी हो जाए। अभी तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है। हो सकता है कि कुछ मैंने सोचा नहीं था, ऐसा कुछ घटना घट जाए जिससे मेरे कॉस्ट बढ़ जाए, तो मैं अपने प्रॉफिट में से तो एडजस्ट करूंगा। इसीलिए पूरा प्रॉफिट जो है मैं क्या करूंगा? पीएल अकाउंट में नहीं लेके जाऊंगा। कुछ रिजर्व में अपने पास हर समय रखूंगा, जिससे कोई भी फ्यूचर में अगर कंटिजेंसीज आती हैं तो उसको मैं एडजस्ट कर सकूं। तो नोशनल प्रॉफिट यहां गया। नोशनल प्रॉफिट में से कुछ अमाउंट हम पीएल में ट्रांसफर कर देंगे और कुछ अमाउंट पीएल रिजर्व में रखेंगे। हम कितना पीएल में ट्रांसफर करेंगे, कितना पीएल रिजर्व में रखेंगे, ये हम अभी पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले क्या करना है? जितना एक्सपेंस हुआ अभी तक डेबिट किया। क्रेडिट में हम क्या लिखेंगे? हमारा वर्क इन प्रोग्रेस क्या है? वर्क इन प्रोग्रेस के दो अमाउंट है, एक वर्क सर्टिफाइड, एक वर्क अनसर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड सेल्स अमाउंट पे वैल्यू होगा, क्वेश्चन में गिवन होगा। वर्क अनसर्टिफाइड हमेशा कॉस्ट पे वैल्यू होता है, ये भी जनरली क्वेश्चन में गिवन रहता है। ठीक है, जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस क्या है? नोशनल प्रॉफिट। अब नोशनल प्रॉफिट के आगे दो हिस्से हैं। क्या? एक तो पीएल में जाएगा और एक पीएल रिजर्व में कुछ हमारे पास रहेगा। कितना पीएल में जाएगा, कितना पीएल रिजर्व में जाएगा, वो हम अभी पढ़ेंगे। फिर ईयर 2 में, अब यहां तक जो काम हो गया था उसको मैंने डेबिट किया, सारा वर्क सर्टिफाइड वर्क अनसर्टिफाइड सबको डेबिट कर दिया, अभी तक जो हो रखा था। फिर ईयर 2 में जो एक्सपेंसेस लगे उनको लिखा। जो प्रॉफिट रिजर्व में था उसको क्रेडिट में ले आया कि अगर कोई भी कंटिजेंसीज आती है तो यहां पर एडजस्ट कर लेंगे, इसीलिए पीएल रिजर्व को इधर ले आए। कितना इनकम है मेरे पास अभी? वर्क इन प्रोग्रेस लिखेंगे टोटल, ईयर 1 ईयर 2 का मिलाकर यहां पर लिखेंगे। अब क्लियर हो रहा है क्या हुआ? पहले साल पे वापस आते हैं। पहले साल पे जितने एक्सपेंस लगे डेबिट किया, जितना वर्क सर्टिफाई हुआ अनसर्टिफाई हुआ सबको क्रेडिट कर दिया। डिफरेंस आया नोशनल प्रॉफिट। नोशनल प्रॉफिट के दो हिस्से, पीएल अकाउंट पीएल रिजर्व। अब ईयर 2 में जो वर्क हो चुका था, वर्क इन प्रोग्रेस जो मैंने क्रेडिट किया था, उसको अब डेबिट करके इधर ले आऊंगा। ठीक है, जो भी एक्सपेंस ईयर 2 में लगेंगे उनको लिखूंगा। प्रॉफिट रिजर्व में जितना था उसको क्रेडिट में रखा है कि कोई भी कंटिजेंसी आती है तो वहां से मीट कर लेंगे। अब वर्क इन प्रोग्रेस में टोटल लिखेंगे कि कितना काम हो गया है, क्योंकि देखिए जब मैंने काम शुरू किया था तो मैंने इसको भी ले लिया था। जब मैंने काम शुरू किया था ईयर 2 में तो कुछ काम तो ऑलरेडी हो रखा था, उस पर मैंने और काम किया, तो उन सबको डेबिट करके लिख लिया। क्रेडिट में क्या लिखूंगा? टोटल जितना काम हुआ, टोटल ईयर 1 प्लस ईयर 2। वर्क सर्टिफाइड में अनसर्टिफाइड तो हमेशा ईयर 2 का ही होगा, क्योंकि जो ईयर 1 का अनसर्टिफाइड वर्क था वो तो ईयर 2 में आके सर्टिफाई हो ही जाएगा ऑटोमेटिकली। तो अनसर्टिफाइड जो है वो जनरली सिर्फ ईयर 2 का ही रहेगा। फिर जो डिफरेंस है वो नोशनल प्रॉफिट। नोशनल प्रॉफिट के दो हिस्से, पीएल अकाउंट पीएल रिजर्व। क्वेश्चन करेंगे आराम से सब क्लियर हो जाएगा। अब फिर लास्ट ईयर, अभी तक जितना काम हो गया डेबिट किया वर्क इन प्रोग्रेस में, वर्क सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड दोनों लिखा। ईयर 3 में जितने एक्सपेंस आए उनको लिखा। पीएल रिजर्व में जो है क्रेडिट किया। अब काम हो गया है कंप्लीट, काम हो गया है कंप्लीट। तो जब काम कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम कॉन्ट्रैक्टी को क्रेडिट कर देंगे। जब तक काम कंप्लीट नहीं हो रहा है तब तक क्रेडिट किसे कर रहे थे? वर्क इन प्रोग्रेस को। जैसे ही काम कंप्लीट हो जाएगा क्रेडिट किसे करेंगे? कॉन्ट्रैक्टी को, 100% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट।
जितना भी कॉन्ट्रैक्ट का अमाउंट था उतने अमाउंट से क्रेडिट कर देंगे। और अब जो डिफरेंस आएगा वो पूरा कहां चला जाएगा, पीएल में। अब जो डिफरेंस आएगा वो पीएल में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि अब कोई पीएल रिजर्व का जरूरत नहीं है, काम अब कंप्लीट हो गया है। तो फ्यूचर में तो कोई कंटिजेंसी आ ही नहीं सकती है जिसके लिए हम रिजर्व बनाए। इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में क्या कोई कंटिजेंसी आ सकती है? अब नहीं। क्यों? क्योंकि काम कंप्लीट हो चुका है। अब अगर काम कंप्लीट हो गया है तो जो भी अमाउंट है वो कहां चला जाएगा, वो हमारे पीएल अकाउंट में चला जाएगा। क्लियर? बस कि वर्क सर्टिफाइड क्या है? वर्क सर्टिफाइड इट इज द अमाउंट ऑफ सेल दैट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड इन द करेंट अकाउंटिंग ईयर एज सर्टिफाइड बाय द आर्किटेक्ट और सर्वेयर और कॉन्ट्रैक्टी। जितना काम अप्रूव हो गया अकॉर्डिंग टू, और उसको हम कैसे वैल्यू करेंगे, सेल्स पे। आर्किटेक्ट के हिसाब से अकॉर्डिंग टू द आर्किटेक्ट और सर्वेयर और कॉन्ट्रैक्टी, कोई भी हो, आर्किटेक्ट हो, सर्वेयर हो या कॉन्ट्रैक्टी हो, कोई भी हो, उसने जितना परसेंटेज काम सर्टिफाई कर दिया कि हाँ इतना तुमने काम कर दिया है, उतने को हम मल्टीप्लाई करेंगे अपने कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट से। कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट जो है वही हमारा सेल्स है, जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट है वही सेल्स है। तो उसके हिसाब से ही हम क्या करेंगे, वर्क सर्टिफाई करेंगे। जैसे अगर 10 करोड़ रुपीस का कॉन्ट्रैक्ट है, वर्क सर्टिफाइड 50% है, तो वर्क सर्टिफाइड में कितना जाएगा, 5 करोड़ रुपीस चला जाएगा। ये सेल्स वैल्यू पे वैल्यू होता है। इट इज द अप्रूव्ड डिग्री ऑफ कंप्लीशन ऑफ वर्क। अप्रूव हो गया कि हाँ इतना तो तुमने काम कर ही दिया है। इट इज वैल्यूड एट अ परसेंटेज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। अभी जो मैंने बताया, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के परसेंटेज पे हम इसे वैल्यू करते हैं। अब वर्क अनसर्टिफाइड क्या है, वो वर्क जो कि मैंने कर दिया है, मेरे हिसाब से हो गया है, लेकिन आर्किटेक्ट ने सर्टिफाई नहीं किया। एग्जाम्पल दिया था मैंने अपने हिसाब से तो 60% काम कर दिया है, लेकिन आर्किटेक्ट ने बताया कि आपने अभी तक सिर्फ 50% ही किया है, उसके हिसाब से 50% ही हुआ है। तो जो 10% वो सर्टिफाई नहीं करके दे रहा है वो क्या है, वर्क अनसर्टिफाइड। तो वर्क अनसर्टिफाइड हमेशा कॉस्ट पे वैल्यू होता है। इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क कंप्लीटेड बट नॉट येट सर्टिफाइड बाय द कॉन्ट्रैक्टी और द आर्किटेक्ट। इट इज वैल्यूड एट कॉस्ट। इसे हम कैसे करते हैं वैल्यू, हमेशा कॉस्ट पे करते हैं। अब प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू पीएल, मैंने बताया था ना कि नोशनल प्रॉफिट आता है। नोशनल प्रॉफिट के दो हिस्से हैं, पीएल अकाउंट, पीएल रिजर्व। तो पीएल में कितना जाएगा, पीएल रिजर्व में कितना जाएगा। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे डिग्री ऑफ कंप्लीशन ऑफ वर्क इन परसेंटेज, कि कितना काम कंप्लीट हो गया है, कितना काम कंप्लीट हो गया है। ये कैसे पता चलेगा, वर्क सर्टिफाइड डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। आर्किटेक्ट ने कितने का सर्टिफिकेट दिया है डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। आर्किटेक्ट ने कितने का सर्टिफिकेट दिया है, सपोज करिए कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 10 लाख, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 10 लाख। आर्किटेक्ट ने बोला सर्टिफाइड वर्क, आर्किटेक्ट ने बोला कि आपने 3 लाख रुपीस का काम कर दिया है। आर्किटेक्ट ने बोला कि आपने 3 लाख रुपीस का काम किया है। 3 लाख। तो आर्किटेक्ट के हिसाब से मेरा काम कितना हुआ है, परसेंटेज में देखिए तो 3 लाख रुपीस का उसने सर्टिफाई कर दिया। टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 10 लाख था, तो 3 लाख अपॉन 10 लाख 30%। 3 लाख अपॉन 10 लाख दैट इज 30%। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि कितना हमारा डिग्री ऑफ कंप्लीशन ऑफ वर्क है। जितना हमारा डिग्री ऑफ कंप्लीशन ऑफ वर्क होगा उसके हिसाब से हम पीएल अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करेंगे। फॉर्मूला क्या है, अगर आपने 0% से लेके 24.99% तक काम कर लिया है, मतलब अगर आपका डिग्री ऑफ कंप्लीशन अप टू 25% मींस 25% से कम है, तो एक भी रुपए आपको पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। आप एक भी रुपए पीएल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे, क्योंकि अभी आपने बहुत कम काम किया है, तो फ्यूचर में चांसेस ज्यादा है कंटिजेंसी आने के। क्यों, क्योंकि अभी ये काम बहुत कम हुआ है, फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है। अभी तो बस आप काम समझ रहे हो, 25% काम हुआ है, इसका मतलब अभी तो मैं काम समझ रहा हूं। तो इसीलिए मैं पीएल अकाउंट में एक भी रुपए ट्रांसफर नहीं करूंगा। क्यों, क्योंकि अभी रिस्क ज्यादा है। तो सब कहां जाएगा, सब पीएल रिजर्व में। जो भी नोशनल प्रॉफिट का अमाउंट है सब चला जाएगा पीएल रिजर्व में। वही अगर 25% से लेकर 49.99% तक काम हो जाता है, 25% से लेकर 49.99% तक, मींस अगर हमारा डिग्री ऑफ कंप्लीशन 25% से लेकर 49.99% तक है, तो हम कितना पीएल में ट्रांसफर करेंगे, 1/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। क्या फॉर्मूला है, 1/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट, नोशनल प्रॉफिट जो भी होगा उसका 1/3 मल्टीप्लाइड बाय कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड से हमें रिटेंशन मिलता है। कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड
मैं रिटेंशन वाला कंसेप्ट आगे बताऊंगा, फॉर्मूला भी बस याद रखिए। 1/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। कब तक? जब हमने 50% तक काम कर लिया है। अब अगर 50% से लेके 89.99% तक काम हुआ है, मींस अप टू 90%, 50% से लेके अप टू 90% तक काम हुआ है, तो फिर 1/3 की जगह ये अमाउंट हो जाएगी 2/3। 2/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड, मल्टीप्लाइड बाय कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। क्लियर? और अगर आपने 90% से भी ज्यादा काम कर लिया है तो वहां पे हम एस्टिमेटेड प्रॉफिट मेथड यूज करते हैं। एस्टिमेटेड प्रॉफिट मेथड यूज करते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी हमने क्या पढ़ा कि अगर डिग्री ऑफ कंप्लीशन अप टू 25% है, एक भी रुपए पीएल में ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है, 25% से लेके 49.99% तक है, तो 1/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। और वही अगर 50% से लेके 89.99% तक है, तो 2/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। और अगर 90% से भी ज्यादा है तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट मेथड हम यूज करते हैं। तो ये पता चल गया कि पीएल में कितना जाएगा, जो फॉर्मूला हमने देखा उससे पीएल पता चल गया। पीएल रिजर्व में क्या जाएगा? जो बैलेंसिंग फिगर है। मेरे को नोशनल प्रॉफिट पता है, नोशनल प्रॉफिट में से आप पीएल में जितना ट्रांसफर कर रहे हो उसको माइनस कर दीजिए, तो जो डिफरेंस आएगा वो हम ले जाएंगे कहां पर? अपने पीएल रिजर्व में। क्लियर? फिफ्थ कंसेप्ट हमारा रिटेंशन मनी। देखिए कई बार क्या होता है ना कि आर्किटेक्ट ने तो सर्टिफाई कर दिया कि हाँ आपने 50% काम कर दिया है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है सपोज 10 लाख, आर्किटेक्ट ने बोला कि आपने 50% काम कर दिया है, 50% काम आपने कर दिया है, तो 10 लाख का 50% 5 लाख का काम हो गया, 5 लाख का काम हो गया। तो कॉन्ट्रैक्टर आपको कितने पैसे देगा? 5 लाख रुपीस देगा। लेकिन कॉन्ट्रैक्टी आपको कितने पैसे देगा? 5 लाख रुपीस दे देगा। लेकिन कॉन्ट्रैक्टी कहेगा कि अगर अभी मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दे देता हूं और फ्यूचर में जाकर तुम कुछ गड़बड़ करते हो तो मेरे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा कि मैं तुम्हें कुछ बोल पाऊं। एक बार मैंने पैसे दे दिए तो मेरे हाथ से तो कमांड चली गई। यही तो, एक बार अगर मैंने पैसे दे दिए तब वो मेरी बात तुम नहीं सुनने वाले भैया, इसीलिए मैं तुम्हें अभी पूरे पैसे नहीं दूंगा। अभी मैं दूंगा तुम्हें सिर्फ 4 लाख रुपए, अभी मैं तुम्हें दूंगा सिर्फ 4 लाख रुपए। पूरे पैसे दे दूंगा ना तो तुम जैसे तैसे काम खत्म कर दोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारी तो कोई लायबिलिटी बनेगी नहीं। अभी अगर मैं तुम्हारा थोड़ा पैसा अपने पास रिटेन करके रखूंगा, होल्ड करके रखूंगा, तो तुम्हें पता है कि मेरे को 1 लाख रुपए लेने हैं तो काम अच्छे से करना होगा। क्लियर हो रहा है? रिटेंशन मनी का मतलब क्या है कि कस्टमर जो है हमारा जो कॉन्ट्रैक्टी है वो हमें पूरे पैसे नहीं देगा, जितना सर्टिफाई हो गया उतना पूरा देगा ही नहीं, कुछ पैसा अपने पास रख लेगा ताकि फ्यूचर में जब अगर उसको लगे कुछ कि हाँ इधर गड़बड़ी है तो वो मेरे से काम करवा पाए। डिफरेंस बिटवीन वर्क सर्टिफाइड एंड कैश रिसीव्ड, जैसे वर्क सर्टिफाइड मैंने आपको बताया 5 लाख था, कैश रिसीव्ड कितना है? 4 लाख। 1 लाख रुपए मेरे को नहीं दिए गए, रिटेन करके रख लिया कॉन्ट्रैक्टी ने, तो ये है हमारा रिटेंशन मनी। दिस इज फॉर सिक्योरिटी पर्पस। किस लिए है? सिक्योरिटी पर्पस के लिए, कि अगर पुअर क्वालिटी ऑफ वर्क हो फ्यूचर में तो क्या करेगा हमारा कॉन्ट्रैक्टी? इस अमाउंट को उधर से एडजस्ट कर लेगा। दिस अमाउंट इज रिलीज्ड यूजुअली ऑन द कंप्लीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और एज पर एग्रीड टर्म्स। एक बार जब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया, कॉन्ट्रैक्टी को लगा कि हाँ सब कुछ अच्छे से हो गया, तो फिर वो हमारा पैसा रिलीज कर देगा पूरा, फिर क्यों रखेगा? Whenever retention is applicable, the amount of profit to be transferred to PL is reduced proportionately in the percentage of cash received on work certified. जब भी रिटेंशन होगा तो हम क्या करेंगे? पूरा पैसा जितना भी नोशनल प्रॉफिट है वो पूरा पीएल में तो वैसे भी पूरा ट्रांसफर नहीं कर रहे थे, 1/3 2/3 ही कर रहे थे। उसमें भी क्या करेंगे? जितना पैसा मिला, जितना परसेंटेज मिला उतना ही लेंगे। इसीलिए फॉर्मूले में याद है क्या था? 1/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। इस कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड से पता चलता है कि वर्क सर्टिफाइड का कितना परसेंटेज मिल गया है। वर्क सर्टिफाइड जैसे 5 लाख हुआ, मेरे को सिर्फ 4 लाख मिला, दैट मीन्स मेरे को 80% मिला है, तो मैं नोशनल प्रॉफिट का भी 80% का ही 1/3 ट्रांसफर करूंगा। नोशनल प्रॉफिट का ही 80% का 1/3 या 2/3 जो भी केस होगा वो अप्लाई करूंगा। अगर पूरा पैसा मिल जाएगा तो जितना नोशनल प्रॉफिट है उसका 1/3 2/3 ट्रांसफर होगा। अगर पूरा पैसा नहीं मिलता है, कुछ रिटेंशन है, तो जितना परसेंटेज मिला उतना ही परसेंटेज के हिसाब से हम प्रॉफिट में अमाउंट ट्रांसफर करेंगे। क्वेश्चन बनाएंगे, क्लियर होगा धीरे धीरे। चलिए तो आप वापस एक बार रिकॉल करते हैं स्टेप्स क्या क्या है। पहले तो सारे एक्सपेंसेस को डेबिट करिए,
क्रेडिट हम क्या करेंगे, वर्क सर्टिफाइड को और वर्क अनसर्टिफाइड को। जो डिफरेंस आएगा वो किसका डिफरेंस है, पीएल का डिफरेंस है, उसे हम डालेंगे नोशनल प्रॉफिट में। नोशनल प्रॉफिट के दो हिस्से, एक पीएल अकाउंट और एक पीएल रिजर्व अकाउंट। एक पीएल में ट्रांसफर करेंगे और जो रिमाइंडर बचा वो पीएल रिजर्व में चला जाएगा। ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का प्रोसेस था। तो हमने थ्योरी भी देखा, कंसेप्ट भी देखा, कुछ एक आध कंसेप्ट अभी भी बाकी है, वो हम एज पर आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे वो करते जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, अ कॉन्ट्रैक्टर कमेंस द वर्क ऑन अ पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट ऑन 1 अप्रैल 2016। जब भी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का सम आप अटेम्प्ट करेंगे तो आपको ध्यान में क्या रखना है पता है, सबसे पहले कि कॉन्ट्रैक्ट कब कमेंस हो रहा है। कॉन्ट्रैक्ट कब कमेंस हो रहा है, कई बार क्या होता है ना कि कॉन्ट्रैक्ट कब कमेंस होता है ये हम उतने ध्यान से नहीं पढ़ते हैं और हम एग्जाम्स में मिस्टेक करते हैं। क्या मिस्टेक हो सकता है एग्जाम में, सपोज करिए कि एक कॉन्ट्रैक्ट कमेंस हो रहा है 1 जुलाई को, अकाउंटिंग ईयर हमारा चलता है अप्रैल से मार्च, तो कॉन्ट्रैक्ट कितने दिनों तक चला, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ्स। हमने ध्यान नहीं दिया और हमने कैलकुलेशन 12 महीने के हिसाब से कर दी, फिगर्स गलत हो जाएंगे, आंसर गलत हो जाएगा। इसीलिए क्या ध्यान में रखना है कि कॉन्ट्रैक्ट कब कमेंस हो रहा है। तो कॉन्ट्रैक्ट जो हमारा कमेंस हुआ है वो हुआ है 1 अप्रैल 2016 को। और हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स कब क्लोज हो रहा है, he usually closes his books of accounts for the year 31st December of each year। बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज किया जाता है 31 दिसंबर को। तो कब तक काम चला, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 9 मंथ्स इस कॉन्ट्रैक्ट में काम हुआ है। The following information is revealed from his costing records on 31st December 16। मटेरियल सेंट टू साइट 43,000। हमने 43,000 रुपीज का मटेरियल साइट में भेजा, कितना यूज हुआ अभी वो नहीं पता है, इतना साइट में भेजा, 43,000 का मटेरियल साइट में भेजा, देखते हैं कितना यूज हुआ, वो कैसे पता चलेगा। कितना मटेरियल एंड में बचा वो क्वेश्चन में गिवन हो सकता है, चेक करते हैं। अगर कुछ भी गिवन नहीं है कि कितना मटेरियल साइट पे बचा, इसका मतलब जितना भेजा सब यूज हो गया। जूनियर इंजीनियर को हमने 12,620 रुपीज की पेमेंट की, लेबर को 1,02,20 रुपीज की पेमेंट की। A machine costing 30,000 remained in use on site for 1/5 of the year। एक मशीन जिसकी वैल्यू 30,000 है वो साइट पे यूज हुई है 1/5 ऑफ द ईयर के लिए, मींस 1/5 ऑफ द ईयर में यूज हुआ है। इट्स वर्किंग लाइफ वाज एस्टिमेटेड एट 5 years। वर्किंग लाइफ क्या है, 5 सालों की है। स्क्रैप वैल्यू एट 2,000, मतलब 30,000 की मशीनरी है, 2,000 हमें मिल जाएगा 5 साल के बाद जब हम मशीन को बेच देंगे। दैट मीन्स हमने यूज कितना कर लिया होगा, 30,000 में 2,000 तो मेरे को मिल जाएगा, 28,000 मैंने यूज किया, 28,000 मैंने यूज किया। और ये 28,000 कितने स्पैन में यूज किया, इन अ स्पैन ऑफ 5 years, 5 साल के स्पैन में यूज किया। तो हर साल 28,000 बाई 5 दैट इज 5,600, हर साल मैंने 5,600 यूज किया होगा, तभी तो 5 साल तक ये मशीन चलेगा। और इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में मैंने 1/5 ऑफ द ईयर के लिए यूज किया है, बाकी जो समय है वो कोई और काम में यूज हुआ है, इस कॉन्ट्रैक्ट में 1/5 ऑफ द ईयर के लिए यूज हुआ है। तो एक साल का डेप्रिसिएशन है मेरा 5,600 का 1/5 दैट इज 1120। तो इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के पीछे जो डेप्रिसिएशन जाएगा वो जाएगा 1120। 5,600 पूरे साल का डेप्रिसिएशन होता है, लेकिन क्या पूरे साल मैंने इस मशीन को इस कॉन्ट्रैक्ट में यूज किया है, नहीं, सिर्फ 1/5 के लिए यूज किया है। तो 1/5 का जो डेप्रिसिएशन बनता है वो इस कॉन्ट्रैक्ट में डाल देंगे, 5,600 का 1/5 1120। A supervisor is paid 2,000 per month and had devoted 1/5 of his time on the contract। एक सुपरवाइजर को 2,000 रुपए हम देते हैं पर मंथ और उसने अपना आधा टाइम इस कॉन्ट्रैक्ट को दिया है। 2,000 रुपए हम देंगे पर मंथ, 9 मंथ तक के लिए कॉन्ट्रैक्ट चला है और उसने अपना आधा टाइम इस कॉन्ट्रैक्ट को डिवोट किया है, इसीलिए सिर्फ आधी सैलरी यहां पर जाएगी। 2,000 पूरे सैलरी है उसकी, उसमें से आधा काम इस कॉन्ट्रैक्ट के पीछे है, तो 2,000 का आधा 1,000 रुपए 9 मंथ्स के लिए, दैट इज 9,000 रुपीज। ऑल अदर एक्सपेंसेस और 14,000, इन सब के अलावा 14,000 रुपए का अलग से एक्सपेंस हुआ है। और मटेरियल ऑन साइट वर 2,500, एंड में 2,500 का मटेरियल बच गया। तो मटेरियल कितने का हमारे पास आया था, 43,000 का, इसमें से 2,500 का मटेरियल अभी भी बचा हुआ है, दैट मीन्स हमने 40,500 का मटेरियल कंज्यूम कर लिया। तो एक्सपेंडिचर में हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्टली लिख सकते हैं टू मटेरियल कंज्यूम 40,500, एक अप्रोच ये है। और दूसरा अप्रोच ये है कि जो मटेरियल आपने भेजा उसको डेबिट कर दीजिए, जो मटेरियल आपने साइट में भेजा डेबिट कर दीजिए, 43,000 का मटेरियल भेजा डेबिट कर दिया। और क्रेडिट में क्या लिख देंगे,
क्रेडिट में जो मटेरियल हमारे पास बच गया, क्रेडिट में हमारे पास 2500 का मटेरियल बचा हुआ है, तो ये लिख देंगे। समझ में आया? वेरी गुड। टू मटेरियल सेंड टू साइट, देखिए 43,000 लिख दिया। फिर जूनियर इंजीनियर की सैलरी 12,620 लिखा। लेबर को हमने 1,02,20 लिखा। डेप्रिसिएशन 1120 बता ही दिया मैंने कैसे आया। सुपरवाइजर 9,000 और अदर एक्सपेंस 14,000, और जो हमारे पास मटेरियल था साइट पे 2500 का वो लिख दिया। तो भाई कॉस्ट अप टू डेट अभी तक जो कॉस्ट लगी है वो कितनी है? 177,460, 177,460 ये कॉस्ट लग चुकी है। तो इतना कॉस्ट लगा है, टोटल मिला के अभी तक जो कॉस्ट लगा है वो 177,460 लगा है। अब इसमें से कितना वर्क सर्टिफाई हो गया? द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वाज 4 lakhs ऑन 31st December 2/3 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वाज कंप्लीटेड। 31st December तक 2/3 कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया था, मतलब मैंने 2/3 कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कर दिया। हाउएवर द आर्किटेक्ट गिव सर्टिफिकेट ओनली फॉर 2 lakh, लेकिन आर्किटेक्ट ने सर्टिफिकेट सिर्फ 2 लाख रुपीस तक का दिया। क्या मतलब है? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्या है? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 4 lakhs, आर्किटेक्ट ने सर्टिफिकेट जो दिया है वो 2 lakhs तक का दिया है। आर्किटेक्ट ने जो सर्टिफिकेट दिया है वो 2 लाख रुपीस तक का दिया है। देयरफॉर परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड, कितना वर्क सर्टिफाई हो गया इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज? 2 लाख रुपए का वर्क सर्टिफाई हो गया, टोटल काम 4 लाख रुपए का था। 2 लाख अपॉन 4 लाख, 50% काम सर्टिफाई हो गया है। 50% जो काम है वो सर्टिफाई हो गया, दैट इज डिग्री ऑफ कंप्लीशन क्या है? 50%। अब एज पर मी कितना काम हुआ है? 2/3 काम हो गया है। वर्क कंप्लीटेड 2/3, और वर्क सर्टिफाइड कितना है? आधा। काम खत्म हो गया है 2/3, लेकिन सर्टिफाई अभी हुआ है सिर्फ 1/2, सिर्फ हाफ काम सर्टिफाई हो गया है। तो जो सर्टिफाई नहीं हो पाया वो क्या है? वर्क अनसर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड को हम कैसे वैल्यू करते हैं? सेल्स वैल्यू बेसिस पे। और वर्क अनसर्टिफाइड को कैसे वैल्यू करते हैं? कॉस्ट बेसिस पे। तो वर्क अनसर्टिफाइड क्या होगा? 2/3 माइनस हाफ, 2/3 माइनस हाफ। 2/3 काम मैंने किया, इसमें से सिर्फ हाफ सर्टिफाई हुआ है। एलसीएम आएगा 6, 4 माइनस 3, 1/6। यह है वर्क अनसर्टिफाइड। 1/6 वर्क अनसर्टिफाइड है। अब इस वर्क अनसर्टिफाइड को वैल्यू करना है कॉस्ट पे। कैसे वैल्यू कर सकते हैं? आपने 2/3 काम किया, 2/3 ऑफ वर्क के लिए क्या कॉस्ट लगा है? क्वेश्चन में तो गिवन है कि 2/3 काम मैंने कंप्लीट कर दिया है, तो 2/3 के लिए कॉस्ट क्या है? 177,460। 2/3 के लिए कॉस्ट है 177,460। तो 1/6 के लिए क्या कॉस्ट होगा? यूनिटरी मेथड। 2/3 के लिए कॉस्ट है 177,460, तो 1/6 के लिए क्या होगा? 177,460 इंटू 3/2, पहले तो ये उधर जाएगा ये नीचे जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 1/6। क्लियर हुआ? 177,460 2/3 के लिए है, इंटू 3/2 करेंगे, फिर इंटू 1/6 कर देंगे तो 1/6 का निकल जाएगा। यूनिटरी मेथड नॉर्मल। 177,460 मल्टीप्लाइड बाई 2/3, सॉरी 177,460 इंटू 3/2 इंटू 1/6, ये आ रहा है 44,365। ये होगा कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड। वर्क अनसर्टिफाइड को कॉस्ट पे वैल्यू करते हैं, इसीलिए कॉस्ट पे निकाला, और वर्क सर्टिफाइड तो सेल्स वैल्यू के हिसाब से वैल्यू होता है, तो वो ठीक है। तो हमारा कॉस्ट ऑफ वर्क क्या है? कॉस्ट ऑफ वर्क है 177,460, डेबिट में लिखा। क्रेडिट में क्या लिखेंगे? वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस वर्क सर्टिफाइड, वर्क सर्टिफाइड है 2 lakhs का, वर्क अनसर्टिफाइड 44,365 का। कैसे निकला? 2/3 काम हमने किया, उसकी कॉस्ट है 177,460, तो 3/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 का निकल जाएगा। अब 1/6 का निकालना है तो 1/6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 44,365 मिल जाएगा। क्लियर है? अब निकालेंगे नोशनल प्रॉफिट। नोशनल प्रॉफिट कैसे मिलेगा? जो बैलेंसिंग फिगर है। टोटल काम कितने का हुआ है? 2,44,365, इसमें कॉस्ट लगी है 177,460, तो 244,365 माइनस 177,460, 66,905।
66,905 ये नोशनल प्रॉफिट है। अब नोशनल प्रॉफिट के दो हिस्से होंगे, एक तो पीएल में जाएगा, एक पीएल रिजर्व में जाएगा। पीएल में कितना जाएगा हमारा डिग्री ऑफ कंप्लीशन के हिसाब से पता चलता है। अगर डिग्री ऑफ कंप्लीशन अप टू 25% है तो नील जाता है, 25% से लेके 49.99% तक है तो 1/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। अगर 50% से लेके 90% तक है तो 2/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड, और अबव 90% है तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट मेथड। यही करते हैं हम लोग। तो यहां पे हमारा डिग्री ऑफ कंप्लीशन क्या है, देखिए हमारा डिग्री ऑफ कंप्लीशन एग्जैक्ट 50% है। किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है, ये इस कैटेगरी में फॉल कर रहा है 50% से 89.99% वाले कैटेगरी में। तो कितना ट्रांसफर करना है, 2/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। 2/3 अपॉन नोशनल प्रॉफिट, नोशनल प्रॉफिट है हमारा 66,905 इंटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। कैश रिसीव्ड कितना है, कैश रिसीव्ड है देखिए 80% पे हो गया है। तो टूल मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड है ना, ये आपको यही बताता है कि कितना परसेंटेज पे हुआ है। कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड आपको यही बताता है कि कितना परसेंटेज पे हुआ है। तो डायरेक्टली ये गिवन है 80%, तो मैं यहां पे डायरेक्टली 80% के साथ मल्टीप्लाई कर सकता हूं। देखिए जितना कैश रिसीव होता है, जितना परसेंटेज कैश रिसीव होता है, उतना ही परसेंटेज नोशनल प्रॉफिट का भी हम ट्रांसफर करते हैं। तो 66,905 पूरा ट्रांसफर कर सकते हैं, उसका पूरा 2/3 का ट्रांसफर कर सकते हैं नहीं, 66,905 में भी जितना परसेंटेज कैश आया है उतना का ही अमाउंट ट्रांसफर होगा। तो 66,905 का 80% का 2/3 ही ट्रांसफर होगा। 66,905 इंटू 80% इंटू 2/3 यार है हमारा अप्रोक्सीमेटली 35682.67 35682.67। ये कहां जाएगा, पीएल में। तो जो डिफरेंशियल पैसा बच गया वो चला जाएगा पीएल रिजर्व में। देखिए 35683 और जो बचा वो चला गया पीएल रिजर्व में। क्लियर हुआ क्वेश्चन, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। Audio Jungle.